स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए फोर्थ सेमेस्टर का होम साइंस, जो कि आपका ब्रांच कौन सा स्टूडेंट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मानव विकास बोलते हैं। ठीक है, तो मानव विकास का आज आप लोगों का पहला पेपर है। स्टूडेंट जो आज मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि इस बार आप लोगों को टोटल जो है 4 पेपर देना है। ठीक है, पहला पेपर आप क्या है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्ति में विकलांगता। दूसरा आप लोगों का है असमर्थ बालकों की शिक्षा एवं सुरक्षा। और तीसरा पेपर है आप लोगों का वैज्ञानिक लेख। और चौथा, इन तीनों पेपर में तो आप लोग इन तीनों पेपर के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन चौथा पेपर के बारे में क्या है, बहुत से बच्चे नहीं जानते। तो चौथा पेपर आप लोगों का जो है ऐड हुआ है। कौन सा पेपर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि भारत में मानव अधिकार के मूलभूत। ठीक है, क्या पेपर का नाम है स्टूडेंट, भारत में, ठीक है, मानव अधिकार के, ठीक है, मानव अधिकार के मूलभूत। ठीक है, के मूलभूत, ये आप लोगों का क्या है, चौथा पेपर जो है ऐड हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसकी भी आप लोगों की जो है चौथे पेपर की भी आप लोगों की 3 लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। और चौथा लेक्चर भी आप लोगों को मैं बहुत जल्द दूंगी। अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का हम फर्स्ट पेपर स्टार्ट किए हुए स्टूडेंट, जिसका एग्जाम आप लोगों का कब है स्टूडेंट, तो इसका एग्जाम आप लोग जानते हैं, इसका एग्जाम कब है स्टूडेंट, 18 जुलाई को जो है आप लोगों का पहला पेपर। पहला पेपर का क्या नाम है, व्यक्ति में विकलांगता, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है स्टूडेंट की स्वास्थ्य बाधित बालक होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आज की वीडियो में हमने आप लोगों का 2 टॉपिक लिया है स्टूडेंट। पहला टॉपिक है आप लोगों का जो है स्वास्थ्य बाधित बालक से है, और दूसरा आप लोगों का जो है मानसिक मंदिता से है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है, मानसिक मंदिता से जो है आप लोगों का दूसरा टॉपिक है। इसी में हम इसी लेक्चर में जो है आप लोगों का हमने एक मतलब दोनों टॉपिक को जो है कंप्लीट किया है। ठीक है, मानसिक मंदिता ये आप लोगों का दूसरा टॉपिक है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं स्वास्थ्य बाधित बालक का। तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है यहाँ पे। तो पहला ही क्वेश्चन है आप लोगों का कि स्वास्थ्य बाधित बालक होते हैं। ठीक है, तो कैसे मतलब हम कैसे पहचानते हैं, क्वेश्चन आपका पूछने का मतलब ये है कि हम कैसे पहचानते हैं कि वह बालक जो है स्वास्थ्य बाधित बालक है, यानी उसको क्या है, मतलब उसका स्वास्थ्य जो है ग्रसित है, या यूँ कह सकते हैं कि उसका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया आपका, संप्रेषण में गंभीरता, यानी बात, संप्रेषण का मतलब क्या हुआ कि बातचीत करना, तो बातचीत में वो क्या है, गंभीरता है। फिर क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति में गंभीर हो, यानी मतलब वो उसका जो हेल्थ है वो सही ना हो, इसके लिए। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, उच्च विकास प्रक्रिया तथा शिक्षा में समस्या हो उस बालक को। वही सब ये तीनों जो है वो किससे संबंधित होते हैं, ये तीनों अगर समस्याएं जिसमें पाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य संबंधित बालक बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य संबंधित कौन सी गंभीर समस्या है। पहला ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट, शक्ति का सीमित होना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ओज का अभाव, और तीसरा ऑप्शन है सतर्कता का न होना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, उपरोक्त सभी। ठीक है, याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, जो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ऑप्शन जो है दूसरे पेज पे चला गया है, तो याद रखिएगा कि स्वास्थ्य संबंधित कौन सी गंभीर समस्याएं होती, तो शक्ति का सीमित होना, यानी उसकी जो ताकत है वो क्या है, मतलब अनलिमिटेड नहीं है, बहुत सीमित, मतलब थोड़ा सा काम करने में क्या हो रहा है, वो बच्चा जो है थक जा रहा है। फिर ओज का अभाव, मतलब कि उसके चेहरे पर क्या है, ओज तेजस कहते हैं ना कि बिल्कुल तेजस्वी जैसा चेहरे पे तेज है, तो वैसा क्या उसका अभाव पाया जाता है। उसमें क्या है, सतर्कता मतलब सावधानी की भी क्या होती है, कमी पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि अस्थि बाधित बालक किसे कहते हैं। ठीक है, अस्थि बाधित बालक किसे कहते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है, अपंग बालक को, दूसरा ऑप्शन है स्वस्थ बालक को, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों को, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अस्थि बाधित बालक हम किसे कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि अपंग बालक को हम क्या बोलते हैं, अस्थि बाधित बालक बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य बाधित बालकों की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी विशेषताएं जो है
मतलब स्वास्थ्य बाधित बालकों में पाई जाती है, मैंने जिनका जो है मतलब हेल्थ अच्छा ना हो। पहला ऑप्शन क्या है, शारीरिक रूप से कमजोर होना, ये भी बात एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, शारीरिक तथा मानसिक कार्यों में अधिक थक जाना होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, थक जाना। और तीसरा ऑप्शन क्या है, इन उपरोक्त दोनों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। यानी स्वास्थ्य बाधित बालकों की विशेषताएं क्या होती है, वह बालक जो देखने में क्या हो, शारीरिक रूप से कमजोर हो, तो वो क्या है आपका स्वास्थ्य बाधित बालकों में, और ऐसे बालक जो कि शारीरिक और मानसिक कार्य करने में क्या हो, अधिक थक जाते हो, उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत, स्वास्थ्य बाधित बालक के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य बाधित बालकों की समस्याओं को कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं वाले बालक। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं वाले बालक। और तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, उपरोक्त दोनों। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये उपरोक्त दोनों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है, आपको अंकों में भी दे सकता है कि पहला ऑप्शन क्या है 2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, मान लीजिए दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया 3, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या दे देगा 4, और चौथा ऑप्शन क्या दे देगा आपका 5, ठीक है। पूछेगा कि स्वास्थ्य बाधित बालकों की समस्याओं को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आप क्या बताएंगे कि 2 वर्ग, ठीक है। कौन सा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3 4 करके देता है तब, ठीक है। आइए अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य बाधित बालकों को कितने प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। स्वास्थ्य बाधित बालकों को कितने प्रकार से बांटा गया, देखिए अब वहां पर क्या था, वो मुख्य प्रकार में था, तो 2 प्रकार में था, ठीक है। 2 प्रकार में, मतलब एक मतलब स्वास्थ्य संबंधित था और एक गंभीर स्वास्थ्य संबंधित। अब यहाँ पे क्या है कि मतलब उनके कितने प्रकार होते हैं, तो पहला क्या है आपका मिर्गी रोग से ग्रसित बालक। दूसरा ऑप्शन है क्या, मधुमेह रोग से ग्रस्त बालक। तीसरा ऑप्शन है दमा रोग से ग्रस्त बालक। ये सब क्या है, सब आपका तो हेल्थ से ही ना जुड़ा हुआ है स्टूडेंट। फिर क्या है, गठिया या जोड़ों के रोग से ग्रस्त बालक, ठीक है। अगला ऑप्शन आपका क्या है स्टूडेंट, देखिए अगला ऑप्शन है कि खून की कमी से स्वास्थ्य समस्याएं। खून की कमी से कौन सी समस्याएं होती है स्टूडेंट, तो हम सभी जानते हैं ना कि जहाँ ब्लड की कमी हो जाती है वहां पर क्या होता है, किसी भी बालक या व्यक्ति को क्या होता है, एनीमिया हो जाता है ना स्टूडेंट। कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया, यानी एनीमिया, या इसी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, रक्त अल्पता बोलते हैं। तो ये सब क्या, ये सब आपका हेल्थ संबंधित जो है आपके विकार हैं, ठीक है। तो हेल्थ संबंधित आपके कौन कौन से विकार हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि हेल्थ बाधित बालकों के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा कि हेल्थ बाधित बालकों यानी स्वास्थ्य बाधित बालकों के कितने प्रकार होते हैं, तो मिर्गी रोग से ग्रसित भी बालक हो सकते हैं, मधुमेह रोग से, ये भी हम जानते हैं, दमा रोग से भी होते हैं, गठिया और जोड़ों के रोग से भी आप ग्रसित बालक को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बाला लिखा है, बाला नहीं होगा स्टूडेंट, बालक होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, बालक होगा, ओके। फिर क्या है, खून की कमी से, तभी हमने आपको बताया कि खून की कमी से क्या होता है, रक्त अल्पता। रक्त अल्पता के लिए कौन कौन से जो है मतलब तत्व जिम्मेदार होते हैं स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन B12, ठीक है, और क्या है आपका आयरन की कमी से, ठीक है, आयरन, और आपका क्या हो जाएगा, फोलिक एसिड। इन सभी से क्या होता है, खून की कमी होती है, ठीक है। एनीमिया जो है आयरन की कमी से होती है। विटामिन B12 को हम क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन बोलते हैं, ठीक है। और फॉलिक एसिड से क्या होता है, मेंगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है स्टूडेंट, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 7वां प्रश्न है आपका कि स्वास्थ्य बाधित बालकों की पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो हेल्थ से संबंधित जो बाधित बालक होते हैं उनकी हम पहचान कैसे करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, स्वभाव चिड़चिड़ा होना, ठीक है, तो ये भी बात एकदम 100% सही है। दूसरा क्या है, त्वचा का पीला नीला होना, ठीक है, ये भी बात सही है। अधिक पसीना लगना, ये भी बात सही है। अधिक भूख लगना, ये भी बात सही है। अधिक प्यास लगना, ठीक है। भार का कम होना, सीने में दर्द रहना, नाखून होठों का नीला पड़ जाना, अक्सर अचेत हो जाना, ये सब क्या, ये सब आपके मतलब स्वास्थ्य बाधित बालकों को हम पहचान कर, जो बालक अगर अस्वस्थ होते हैं स्टूडेंट, तो आप देखते हैं ना उनकी जो स्वभाव जो होता है वो क्या होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। जिनके में खून की कमी हो जाती है तो उनकी त्वचा क्या होती है, पीली हो जाती है। जिनको मधुमेह
की अगर शिकायत है तो उनमें आप देखेंगे कि उनको अधिक पसीना होगा, अधिक भूख लगती है, अधिक प्यास लगता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सब आपके मतलब हेल्थ बाधित बालकों की पहचान करने के तरीके होते हैं। ठीक है, ये 9 तरीके, 10वां भी आपका जल्दी गुस्सा करना, स्वभाव का वो क्रोधित होते हैं, इसलिए यहाँ पे 11 पॉइंट आपको क्या बता दें, उपरोक्त सभी। तो ये आप इनको एक जगह आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये जितने भी आपके भी मतलब है कि कैसे हम पहचान करेंगे, तो ये 11 पॉइंट जो है आप लोग एक जगह लिख लेंगे तो आपको याद करने में सुविधा होगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट, कि स्वास्थ्य बाधित समस्याओं के कारण बालकों में हो सकता है, यानी जिनका हेल्थ अगर अच्छा नहीं है उसके कारण बालक में कौन कौन से जो है बीमारियों को हम देख सकते हैं। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, मानसिक दोष। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, मस्तिष्क में आघात पहुंचना। तीसरा ऑप्शन क्या है, मिर्गी रोग से ग्रस्त हो जाना। चौथा क्या है, आप शरीर में खून की कमी होना। ये सब आप लोगों को हम बताएं स्टूडेंट। फिर क्या है, गर्भ में ही संक्रामक रोग का हो जाना। और छठा क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि स्वास्थ्य बाधित समस्याओं के कारण, माने जिसका हेल्थ पहले से बाधित हो, जो वह व्यक्ति या वह बालक जिसका स्वास्थ्य पहले से गिरा हुआ हो, उनसे क्या हो सकता है। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो इतने सारे जो है विकार आपके हो सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य बाधित बालकों का अर्थ होता है, क्या होता है। तो ये पहला ऑप्शन क्या दिया है, मानसिक रूप से बाधित। दूसरा है अपंग बालक। तीसरा आपका ऑप्शन है व्यवहारात्मक विकारी बालक। और चौथा ऑप्शन है अजीर्ण रोगग्रस्त। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अजीर्ण रोगग्रस्त जो है स्वास्थ्य बाधित बालकों का अर्थ होता है, यानी चौथा ऑप्शन आपके यहाँ सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शारीरिक रूप से बाधित बालकों के प्रकार हैं। ठीक है, शारीरिक रूप से बाधित बालकों के प्रकार। तो पहला ऑप्शन क्या दे दिया स्टूडेंट, स्वास्थ्य बाधित। दूसरा ऑप्शन है अस्थि बाधित। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, उपरोक्त दोनों, यानी ये तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि क्या क्वेश्चन है आपका, तो शारीरिक रूप से बाधित बालकों का प्रकार क्या है, तो स्वास्थ्य बाधित बालक भी आएंगे और अस्थि बाधित बालक दोनों आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य बाधित बालक अक्सर होते हैं। ठीक है, यानी हेल्थ से बाधित जो बालक होते हैं वो कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। मानसिक मंदित। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या, मानसिक मंदित। दूसरा ऑप्शन है संवेगात्मक विक्षिप्त। तीसरा ऑप्शन है बहुबाधित। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और आप लोगों को हम दे रहे हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के स्क्रीन पर है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। तो उससे पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात भी हम बताएंगे जो कि पिछले क्लास से आप लोगों का संबंधित है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है आप लोगों का कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, नैदानिक या चिकित्सीय विशेषज्ञों के अनुसार मानसिक मंदता के प्रकार हैं, यानी कितने तरह के मानसिक मंदता जो है पाए जाते हैं, किसके आधार पर स्टूडेंट, चिकित्सा के आधार पर, या जो मतलब डॉक्टर ने जो है बताया है। तो ये कितने तरह के होते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, डाउन सिंड्रोम। दूसरा ऑप्शन है फ्रिगले एक्स सिंड्रोम। फिर है माइक्रोसिफेली, हाइड्रोसिफेली, किटनिज्म और उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा ये आपके जो है 6 जो है आप लोगों के 5 जो है आपके क्या है, मतलब नैदानिक और चिकित्सकीय विशेषज्ञों के अनुसार मानसिक मंदता के प्रकार होते हैं। अब देखिए डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। ऐसे जनरली हम लोग जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम जो होता है, सॉरी जनरली हम लोग कितना जानते हैं, क्रोमोजोम्स की संख्या कितनी होती है आप लोगों की मनुष्य में, तो 46 होती है, यानी 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। लेकिन जब डाउन सिंड्रोम होता है तो उसी में क्रोमोजोम्स की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है स्टूडेंट, यानी 21वें क्रोमोजोम्स का क्या होता है, 3 प्रति हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को डाउन सिंड्रोम क्या है, एक तरह का जो है बीमारी होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है कि बौनापन या जड़ मानवता
किस बालक को कहते हैं? ठीक है, बौनापन या जड़ मानवता किस बालक को कहते हैं? पहला ऑप्शन क्या है आपका क्रिटिनिज्म है, दूसरा ऑप्शन है मैरास्मस, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? क्रिटिनिज्म है। ठीक है, क्या है? क्रिटिनिज्म को हम बौनापन या जड़ मानवता बालक कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानसिक मंदिता के आधार पर, ठीक है, मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है। ठीक है, हम कैसे पहचानते हैं? पहला ऑप्शन है आपका शैक्षिक उपलब्धि, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि लब्धि से, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार क्या होता है स्टूडेंट? तो बुद्धि लब्धि होता है। क्या होता है स्टूडेंट? बुद्धि लब्धि होता है। बुद्धि लब्धि के आधार पर ही हम मानसिक मंदित बालकों की क्या करते हैं? पहचान करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानसिक मंदिता का मुख्य कारण होता है। ठीक है, मानसिक मंदिता का मुख्य कारण क्या होता है? क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है कि वातावरण, ठीक है, दूसरा है वंशानुक्रम, तीसरा है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि आपका क्या होगा? मानसिक मंदिता का जो है मुख्य कारण क्या हो सकता है स्टूडेंट? मुख्य कारण जो है आप लोगों का वंशानुक्रम होगा। ठीक है, वातावरण नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है स्टूडेंट? आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, वंशानुक्रम होता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी होती है, यानी मानसिक मंदित बालकों को हम किस श्रेणी में रखते हैं? तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन क्या दे दिया आपका? शारीरिक रूप से बाधित बालक। ये नहीं होता है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड ऑप्शन जो दिया है कि मानसिक रूप से बाधित बालकों को हम क्या है? मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? देखिए अभी जिसकी बारे में बात कर रहे हैं वही प्रश्न आ गया। डाउन सिंड्रोम को हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम को हम मंगलोलिज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मंगलोलिज्म के नाम से भी जानते हैं। और क्या नाम, दूसरा नाम और क्या है स्टूडेंट? तो ट्राइसोमी। ठीक है, ट्राइसोमी 21। ठीक है, ट्राइसोमी 21 के नाम से, ट्राइसोमी 21 के नाम से भी हम डाउन सिंड्रोम को जानते हैं। मंगोलिज्म और ट्राइसोमी 21 के नाम से हम किसको जानते हैं? डाउन सिंड्रोम को जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन आपका कि डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो अभी हमने आपको बताया कि 47 होती है। कितनी होती है स्टूडेंट? 47 होती है। और ऐसे सामान्य मनुष्य की जो है क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो अभी आप लोगों को हमने बताया है। प्लीज़ आप लोग अगर मेरी बातों को सुने होंगे तो कमेंट करके जरूर आप बताइएगा कि क्या हमने उसका आंसर दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। विश्व विकलांगता दिवस मनाने का उद्देश्य है। ठीक है, विश्व विकलांगता दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है? क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है आपका भेदभाव को समाप्त करना, दूसरा ऑप्शन है विकलांग के आत्मसम्मान को कायम रखना, और क्या है? कल्याण की सुरक्षा करना, तीसरा ऑप्शन है उनकी आजीविका सुनिश्चित करना, और चौथा ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि विश्व विकलांग दिवस मनाने का क्या उद्देश्य होता है? तो उसमें क्या है, मतलब लोगों को जागरूक करना कि वो विकलांगों के प्रति जो है भेदभाव न रखे, विकलांग व्यक्ति की जो है आत्मसम्मान का और उनके कल्याण की सुरक्षा कैसे हो इसका भी ध्यान रखें, उनकी आजीविका कैसे हम सुनिश्चित कर सकते उसका भी ध्यान रखें। इसलिए क्या है, विश्व विकलांग दिवस का मनाने का यही उद्देश्य होता है। देखिए स्टूडेंट, विश्व विकलांग दिवस अभी आया है, लास्ट में आप लोगों को हम इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी स्टूडेंट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर फुल फॉर्म है। ठीक है, प्रश्न क्या है? ICIDA का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट? ठीक है, तो ICDI का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसएबिलिटीज एंड हैंडीकैप। ये आपका क्या है? ICIDA का फुल फॉर्म है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? अगला प्रश्न है आपका कि ICIDA का शुभ आरंभ कब हुआ था? ठीक है, ICIDA का शुभ आरंभ कब हुआ था? यहाँ पर क्या है, तो याद रखिएगा कि इसका जो है शुभ आरंभ कब हुआ था स्टूडेंट? तो 1980 में हुआ था। ठीक है, किस वर्ष हुआ था? 1980 ईस्वी में हुआ था। किसका? अभी जो फुल फॉर्म बताएं,
ठीक है, ICIDA क्या फुल फॉर्म क्या है आपका? तो अभी हमने आपको बताया स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर ICDIA नहीं होगा स्टूडेंट, H होगा, सॉरी यहाँ पे H इसको बनाइएगा, ये A नहीं है, H है, ओके, H बना लीजिएगा ना। ICDH का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, ठीक है। तो ICDH, यहाँ भी H होगा, ठीक है। H का शुभारंभ कब किया गया था? तो 1980 में किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ICF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा ICF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसएबिलिटी। देखिए डिसएबिलिटी है स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में क्या होगा, डिसएबिलिटीज भी दे सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ओके। ये क्या है? LITY है, डिसएबिलिटी। तो जहाँ पर डिसएबिलिटी है एंड हेल्थ, ये क्या है आपका? ICF का। और कहीं वहीं पर क्या हो सकता है, आपको दे सकता है, दूसरा ऑप्शन दे देगा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसएबिलिटीज, यहाँ पर क्या हो जाएगा? LITIES जोड़ देगा, तो तब आपका गलत हो जाएगा। पूरा हर जगह एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ डिसएबिलिटी में डिसएबिलिटीज जोड़ देगा तो हमारा गलत हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, इस पर आप विशेष स्पेलिंग पर भी ध्यान दीजिएगा कि ICF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसएबिलिटी एंड हेल्थ है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ICF मॉडल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है? विकलांगता को मापने हेतु। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा विकलांगता मापने हेतु। तीसरा ऑप्शन है जनसंख्या स्वास्थ्य तथा विकलांगता नापने हेतु। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो ICF है तो वो विकलांग व्यक्तियों के लिए ही क्या किया गया? विकलांगता नापने के लिए, ठीक है। और व्यक्तिगत मतलब विकलांग व्यक्तियों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य और विकलांगता को नापने के लिए भी होता है। फिर क्या है? जनसंख्या स्वास्थ्य तथा विकलांगता मापने के लिए होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि ICF मॉडल है, ठीक है। ICF मॉडल किसका मॉडल है या ICF मॉडल कैसा मॉडल, आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका आंसर आप याद रखिएगा कि ICF जो है, ठीक है, ICF मॉडल जो है कैसा मॉडल है? तो बायो साइको सोशल मॉडल है, ठीक है। इसका आंसर हमने बता दिया है, बायो साइको सोशल मॉडल है, ठीक है। याद रखिएगा कि ICF मॉडल जो है कैसा मॉडल है? तो बायो साइको सोशल मॉडल है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? विकलांगता के मॉडल कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा कि विकलांगता के जो मॉडल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः जो है 2 प्रकार के होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे तो आई के आंसर हम बता ही दिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 2 प्रकार यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? विकलांगता मॉडल के प्रकार होते हैं, यानी विकलांगता मॉडल के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? सामाजिक मॉडल। दूसरा है चिकित्सा मॉडल। तीसरा है उपरोक्त दोनों। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विकलांगता का सबसे पुराना मॉडल कौन है? विकलांगता का सबसे पुराना मॉडल कौन है? तो धार्मिक मॉडल है, ठीक है। पहले जैसे शुरुआत में क्या था, हम सभी लोग जानते थे ना कि धर्म से जोड़ दिया जाता था। जैसे विकलांग कोई व्यक्ति अगर विकलांग हो गया तो उनको क्या कहते थे? आपके पुराने पहले जन्म के कर्म है, या आपके पहले जन्म मतलब आपके माता पिता के कर्मों की सजा आपको मिली है। तो क्या हुआ? कर्म धर्म दोनों को वो लोग क्या करते थे? आपने धर्म जो है पहले जो है आप लोग मतलब पहले जन्म में क्या किए होंगे? आप जरूर बुरा कर्म किए होंगे, आप धार्मिक विचारों से नहीं जुड़े होंगे, धर्म का कोई काम नहीं किए होंगे। तो उसको क्या था? धार्मिक विकलांगता को अभिशाप के रूप में लोग मानते थे और उसे धर्म को जोड़ देते थे। तो जो विकलांगता का सबसे पुराना मॉडल क्या बना? तो आपका धार्मिक मॉडल बना, ठीक है। अब क्या है, वर्तमान समय में क्या है, धार्मिक मॉडल को ही मतलब क्या है हटाकर उसी के जगह पर क्या किया गया? सामाजिक मॉडल लाया गया है, ठीक है। याद रखिएगा कि धार्मिक मॉडल को ही क्या किया गया है? हटाकर सामाजिक मॉडल ला दिया गया है, ठीक। वो विकलांगता से संबंधित है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तथ्य, ठीक है, देखिए स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा तथ्य ICF
के सिद्धांत के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन क्या है, समानता, दूसरा ऑप्शन है निष्पक्षता, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण कारक और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन और आप लोग अच्छे से देख लीजिए। निम्न में से कौन सा तथ्य ICF सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो समानता है, निष्पक्षता है और पर्यावरण कारक है। ठीक है, पर्यावरण कारक होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सामाजिक मॉडल में विकलांगता को किसके द्वारा उत्पन्न समस्या के रूप में देखा जाता है? ठीक है, सामाजिक मॉडल में विकलांगता को किसके द्वारा उत्पन्न समस्या के रूप में देखा जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या है, समाज द्वारा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है रोग द्वारा, तीसरा ऑप्शन आघात द्वारा, चौथा ऑप्शन है यह सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका समाज द्वारा। देखिए स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के हमने सीरीज से भी लिए हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को थोड़ा सा डाउट था, तो वो बोलते थे मैम बीच बीच में एक आध दो क्वेश्चन हम लोग का सीरीज का भी मतलब करवा दीजिए। तो एक दिन समय मिलेगा तो आप लोगों का हम मतलब सीरीज का भी एक मतलब क्लास लगा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन क्या है, उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है देहरादून, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई और चौथा ऑप्शन है आपका कोलकाता। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका उड़ीसा। अब मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पुनर्वास। ठीक है, राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में पूछा है। अगर यहीं पर आपके राज्य के जगह पर, ठीक है स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, राज्य के जगह पर अगर शहर दे देगा कि भारत के किस शहर में, और आपके शहर के ऑप्शन में क्या हो जाएगा, कटक रहेगा, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कटक को बताएंगे। राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षण और अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में है, तो कटक में है, और राज्य है तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत के किस शिक्षा नीति, देखिए यहाँ पर, भारत के किस शिक्षा नीति के निःशक्तता वाले बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा उत्तर इसका क्या है, आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। निःशक्तता यानी जो बच्चे जो है असहाय हैं, तो उनका जो है शिक्षा का प्रावधान जो है किस नीति के अंतर्गत किया गया, तो हम क्या बताएंगे, 1986। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अभी देखिए ये प्रावधान हो गया। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार विकलांग जनसंख्या का कितना प्रतिशत साक्षर है? यानी क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि जो जनगणना हुई थी 2011 में, तो उसके अनुसार जो है विकलांग बच्चे मतलब कितनी जनसंख्या में वो लोग पढ़े हैं, तो मतलब कितने लोग जो है साक्षर पढ़े लिखे हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका कि 50%। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका 55%। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 70% और चौथा ऑप्शन है 80%। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका 55% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, विकलांग जो है साक्षर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार 5 से 19 वर्ष की आयु के कितने प्रतिशत विकलांग बच्चे शिक्षण संस्था जा रहे हैं? ठीक है, अब आपके ऑप्शन देखिए स्टूडेंट यहाँ पर दिए हैं। ऑप्शन है आपका जो है 60%। ठीक है, क्या है 60%, 61%, 63% और 65%। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 61% हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के ग्रामीण परिवेश में कितने प्रतिशत विकलांग लोग साक्षर हैं? तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसका अनुसार क्या हो जाएगा, आपका 49% जो है लोग क्या है, साक्षर हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, WHO 2013, ठीक है, WHO 2013 के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का लगभग कितने प्रतिशत आबादी विकलांग है? तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन क्या दिया, 15%, 20%, 23% और 40%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका WHO के अनुसार 2013 में जैसे एक सर्वे किया गया है, तो उसमें विकलांग जो है व्यक्तियों का परसेंट अब कितना पाया गया स्टूडेंट, तो 15% पाया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि विश्व गणना के अनुसार मानसिक मंदता की
लगभग कितने प्रति हजार है, यानी 1000 में कितने व्यक्ति जो है मानसिक मंदता से जो है ग्रसित है। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका कि 20,000 देखिए 20 प्रति हजार, दूसरा ऑप्शन है 30 प्रति हजार, चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है 40 प्रति हजार और पांचवा ऑप्शन है आपका 56 प्रति हजार। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 प्रति हजार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सुगम्य भारत अभियान का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो सुगम्य भारत अभियान जो है स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा कि सुगम्य भारत अभियान जो है विकलांग, ठीक है, किससे संबंधित है, तो विकलांगों से संबंधित है। किससे संबंधित है स्टूडेंट, विकलांगों से क्या है, सुगम्य भारत अभियान जो है संबंधित है। इसका शुभ आरंभ जो है 2015 में किया गया था। इसका शुभ आरंभ कब किया गया, 2015 में किया गया। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। देखिए अभी यही प्रश्न आ गया कि सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है, तो अभी आपको हमने बताया किससे, विकलांगों से संबंधित। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है स्टूडेंट। इसका डायरेक्ट आंसर हमने लिख दिया है कि देहरादून में जो है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत अशक्तता वाले लोगों को विकलांग की श्रेणी में लिया जाता है, यानी कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिनको हम क्या है विकलांग की श्रेणी में लेते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि वो कितने लोग हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया आपका 40, दूसरा ऑप्शन है 40% से अधिक, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका यहाँ पर जो है छठा आंसर जो है मतलब तीसरा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि उपरोक्त दोनों, यानी 40% भी और 40 से ज़्यादा परसेंट वाले जो लोग हैं उनको भी हम क्या है विकलांगता की श्रेणी में मापते हैं स्टूडेंट। ठीक, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन आपको देखिए किस लेवल तक के क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं। वो सारी चीज़ों को हमने क्या किया स्टूडेंट, एक जगह जो है समरप करने की कोशिश की है। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए और अच्छे नंबर से पास होइए स्टूडेंट। ठीक है, पास होने के लिए मत पढ़िए स्टूडेंट, अभी तो फिलहाल आप लोग पास होने के लिए, लेकिन याद रखिएगा कि नॉलेज के लिए पढ़िए कि नॉलेज कभी भी बेकार जो है नहीं जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि देखिए IEDC का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा IEDC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन होता है। ठीक है, IEDC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि मतलब विकलांग बालकों के लिए समन्वित शिक्षा, यस ठीक है, विकलांग बालकों के लिए क्या है, समन्वित शिक्षा, इसका हिंदी मतलब है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि IEDC जो है वो किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा कि यह जो है आपका एक प्रकार का एजुकेशन है जो कि क्या करता है, जो कि विकलांगों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है स्टूडेंट, विकलांग बालकों को क्या है ये एजुकेशन दिया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए जड़ बुद्धि, ठीक है, जड़ बुद्धि मानसिक मंदिता से संबंधित बालक की बुद्धि लब्धि होती है, यानी जिनको हम कहते हैं ना मूढ़ एकदम बिल्कुल। तो मूढ़ जैसे जड़ बुद्धि जो है वो किससे संबंधित है, या मूढ़ व्यक्ति जो है जड़ जैसे बोलते हैं ना, तो वो किससे संबंधित होता है। तो याद रखिए वो तो पहली बात तो मानसिक मंदिता से संबंधित होता है। और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि उसकी बुद्धि लब्धि जो है 25 से कम बुद्धि लब्धि जिसकी होती है वो क्या जड़वत्व बुद्धि या जड़ बुद्धि वाला जो है बालक कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, यानी मंद बुद्धि बालक की अगर बुद्धि लब्धि पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट। तो देखिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो है मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है, 80 से 89 के बीच में होती है। क्या होती है स्टूडेंट, 80 से 89 के बीच जो जिनकी बुद्धि लब्धि होती है उसे हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं। फिर क्या है आपका 70 से लेकर 79 के बीच को हम निर्मल
विकल बुद्धि बोलते हैं, ठीक है। मूर्ख कहाँ से आएंगे, मूर्ख किसको हम बोलेंगे, तो 50 से आपका 69 के बीच में जिनकी बुद्धि लब्धि आती है वो मूर्ख बालक कहलाते हैं। फिर क्या, सामान्य यानी जैसे हम लोग हैं तो हम लोग का बुद्धि लब्धि क्या होता है, 90 से लेकर 109 के बीच में होता है स्टूडेंट, ठीक। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है। तो याद रखिएगा कि बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे में क्या है, वास्तविक आयु इंटू 100, ऐसे इसको लिखा जाता है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा नहीं हो पाया है, तब भी हम आप लोगों को लिख कर दिखा दे रहे हैं। क्या होता है, बुद्धि लब्धि बराबर क्या है, मानसिक आयु, ठीक है, क्या है, मानसिक आयु बटे में क्या होगा, वास्तविक आयु, या कहीं कहीं क्या है आपका शारीरिक आयु भी दिया रहता है, ठीक है। वास्तविक आयु या फिर कहीं आप लोगों को ऑप्शन में शारीरिक आयु रहेगा, और इंटू क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। ये क्या है, आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र है। क्या है स्टूडेंट, बुद्धि लब्धि का जो है ये सूत्र है। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा कि मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु, या वास्तविक आयु की जगह पे क्या लिखा रहेगा, शारीरिक आयु इंटू 100 बराबर क्या होता है, आपका बुद्धि लब्धि। इसी से हम क्या है, मतलब जितना भी बुद्धि लब्धि आपको बताए हैं वो हम निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आप लोगों को हम इंपॉर्टेंट नॉलेज, जैसा कि अभी आप लोगों को हम बताएं कि वीडियो के बीच में कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रखिएगा, क्योंकि आपको विश्व विकलांगता से संबंधित आप लोगों को महत्वपूर्ण जो है तथ्य के बारे में बताना था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका विश्व विकलांगता से संबंधित महत्वपूर्ण यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, विश्व विकलांगता से संबंधित तो पहला क्या है, सर्वप्रथम निर्णय जैसे स्टूडेंट कब लिया गया। तो देखिए विश्व विकलांगता दिवस जो है ज्यूरिख सम्मेलन, ये आपको हम जो पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि ज्यूरिख सम्मेलन 20 सितंबर 1959 ईस्वी में 1959 ईस्वी वर्ष, ठीक है, मार्च का तृतीय रविवार को मनाने का निर्णय लिया गया। ये आपको हम पहले मतलब इससे पहले पूर्व की क्लासेस में बताए थे कि जो है कि विश्व विकलांगता दिवस मनाने का निर्णय जो है कब लिया गया था, तो ज्यूरिख सम्मेलन में लिया गया था। किस मतलब ईयर में, तो 20 सितंबर 1959 में लिया गया था। और किस दिन मनाया जाएगा, तो वहाँ पर यह निर्णय लिया गया कि जो मार्च महीने का जो तीसरा रविवार होता है उस दिन मनाया जाएगा, ये निर्णय लिया गया, ठीक है। अब देखिए अब इसकी हम घोषणा की बात करते हैं कि कब इसकी घोषणा हुई। तो याद रखिएगा कि घोषणा जो है आप लोगों का, देखिए घोषणा जो है कब हुआ स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा कि ये घोषणा जो है आपका 20 नवंबर 1959 संयुक्त राष्ट्र की महासभा में, ठीक है, कहाँ पे स्टूडेंट, संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 78 देशों, मतलब वहाँ पर कितने देश जो है शामिल हुए, 78 देशों के प्रतिनिधियों की एक वृद्ध सभा के क्या है, बालकों के अधिकारों के घोषणा पत्र को पारित किया गया, ठीक है। यानी कहा गया कि मतलब संयुक्त राष्ट्र, याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कितने देश शामिल थे, तो 78 देशों को शामिल किया गया। और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर बालकों के अधिकार के बारे में जो है घोषणा किया गया कि जो विकलांग बालक जो हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं, इसको जो है पारित किया जाए करना चाहिए, ठीक है। मतलब इस पर जो है विचार किया गया पत्र लिखकर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि चेतना व शुभ आरंभ, यानी चेतना का मतलब क्या हुआ कि लोगों को मतलब कैसे जागरूक करना है कि जो है विकलांग व्यक्ति जो है वो हमारे ऊपर बोझ नहीं है, वो भी हमारे समाज का, हमारे देश का एक अहम हिस्सा है। उसकी भी भागीदारी जो है सामान्य व्यक्तियों के भागीदारी की तरह होता है, ठीक है। तो उसके लिए चेतना लाने के लिए कब जो है किया गया, तो देखिए यहाँ पे क्या, चेतना व शुभारंभ, तो विश्व में चेतना लाने के लिए, ठीक है, 20 दिसंबर 1959 में ज्यूरिख सम्मेलन में विश्व विकलांगता दिवस का शुभ आरंभ हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 20 दिसंबर को मतलब ज्यूरिख सम्मेलन में ही विश्व विकलांगता दिवस को क्या किया गया, आरंभ करने की बात मतलब कहा गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब है कि जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1981 को विकलांग जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया, 1981 ईस्वी में जो है विकलांग जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। और जबकि आपको पहले क्लास में हमने बताया था कि यूनेस्को ने क्या किया था, 1982 ईस्वी में विकलांग जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो सब मतलब
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया, 1981 को उन्होंने दिया, और जो है यूनेस्को ने किस वर्ष को दिया, तो 1982 ईस्वी को जो है उन्होंने विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, तीसरा आपका है चौथा, कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया था कि 1983 से लेकर 92, ठीक है, 1983 से लेकर 92 के दशक को विकलांग जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक वर्ष घोषित किया। ठीक है, विकलांग जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक वर्ष घोषित किया। ठीक है, अब देखिए मेरी बात अब यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि जो अभी जैसे हमने आपको बताया कि पहला जो सम्मेलन जो निर्णय लिया गया था ज्यूरिख सम्मेलन में, तो उसमें ये बताया गया कि जो विश्व विकलांग दिवस है वो कब मनाना है, तो उसमें ये बताया गया कि रविवार को। ठीक है स्टूडेंट, याद ध्यान दीजिएगा, रविवार को मतलब कब, मतलब मार्च के तीसरे रविवार को। ठीक है, कब है, तो मार्च के जो तीसरा रविवार आएगा उस दिन क्या करना था, विश्व विकलांग दिवस मनाने का क्या किया गया था, निर्णय लिया गया था, विश्व विकलांग। ठीक है स्टूडेंट, क्या है, विश्व विकलांग। ठीक है, तो ये निर्णय लिया गया, लेकिन क्या हुआ उस समय जो है केवल क्या हुआ, कुछ राष्ट्र मतलब अनेक राष्ट्रों ने जो है मतलब रविवार मार्च के तीसरे रविवार को विश्व विकलांग दिवस मनाया, लेकिन सभी राष्ट्र जो है एक साथ मिलकर नहीं मनाए। तो बाद में क्या हुआ, इसमें जो है संशोधन होता चला गया। तो लास्ट में क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए यहाँ लास्ट में जो है आपका की शुरुआत, देखिए तो शुरुआत जो है कब मनाया गया, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है 1992 से। अब देखिए याद रखिए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा स्टूडेंट, कि जो है 1959 से स्टार्ट, 1900 देखिए जो निर्णय था ये आपका 1959 से कब तक आपका चला, जो है मार्च के तीसरे रविवार तक, तो ये आपका 1991 तक चला। ठीक है, याद ध्यान दीजिएगा, 1991 तक चला। इतने साल तक क्या किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस या विश्व विकलांग दिवस जो है कब मनाया जाता था, तो आपका जो है रविवार मतलब मार्च के तीसरे रविवार को मनाया जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब किया गया, 1992 से प्रतिवर्ष क्या किया गया, 3 दिसंबर को हम विश्व विकलांग दिवस के रूप में जो है मनाने की शुरुआत की गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको कैसे बनेगा, तो प्रश्न यहाँ पर आ सकता है कि विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता, अगर आपके ऑप्शन में स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर आपके ऑप्शन में दिया रहे, पहला ऑप्शन आपको दे देगा कि मार्च महीने के, अगर महीना से स्टार्ट करता है मार्च महीने के, ठीक है, मार्च महीने के क्या है तीसरे रविवार से, क्या है तीसरे रविवार को अगर ऑप्शन में आपके देता है, तो हम क्या करेंगे, तब हम मार्च महीने के तीसरा रविवार लगाएंगे। अगर मान लीजिए मार्च महीने के तीसरा रविवार के साथ साथ आपका अगर बी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन हो जाता है कि 3 दिसंबर, ठीक है, क्या दिया जाता है स्टूडेंट, आपके ऑप्शन में रहता है 3 दिसंबर, और सी ऑप्शन हो जाता है उपरोक्त दोनों। ठीक है, सी ऑप्शन अगर हो जाता है उपरोक्त दोनों, तब आप क्या करेंगे, तब आप तीसरे मतलब सी मतलब तीसरा ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए ये मार्च महीना का तीसरे रविवार नहीं दिया है, आपको 3 दिसंबर दे दिया, 20 सितंबर दे दिया, तो हम क्या करेंगे, तो विश्व विकलांग दिवस जो है आप लोगों का कब हम मनाएंगे स्टूडेंट, तो 3 दिसंबर को। तो याद रखिएगा कि आपके ऑप्शन में अगर तीसरा रविवार न देके आपका 3 दिसंबर दिया है, तो हम 3 दिसंबर पर जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों का छूट गया था, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं स्टूडेंट, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप एक क्वेश्चन और याद नोट कर लीजिएगा, दिव्यांगजन, ठीक है, दिव्यांगजन अधिकार विधेयक, क्या स्टूडेंट, विधेयक जो है किस वर्ष पारित किया गया था, दिव्यांगजन अधिकार विधेयक जो है किस वर्ष आया या किस वर्ष जो है पारित हुआ, किस वर्ष पारित हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा 2016। ठीक है, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 2016 में क्या था, दिव्यांगजन अधिकार विधेयक जो है किस वर्ष पारित किया गया, तो 2016 में पारित किया गया। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है स्टूडेंट कि आप लोग क्वेश्चन सुनकर इसको लिख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकलांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष
किस वर्ष घोषित किया था? तो याद रखिएगा, तो वहाँ पे क्या है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया? तो अभी आप लोगों को हमने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है आप लोगों का कब घोषित किया गया था? तो 1981 में। और क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन यह बन सकता है कि यूनेस्को के द्वारा जो है विकलांग अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया? तो 1982। और क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय, तीसरा क्वेश्चन इसी को ऐसे बन सकता है कि विकलांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, विकलांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। आपके ऑप्शन में अगर रहता है तो 1982 है, तो आप 1982 को ही लगाएंगे। अगर प्रश्न ऐसे पूछता है कि विकलांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, तो याद रखिएगा कि ये क्या हो जाएगा, तब वहां पर आपका 1982 होगा। ओके, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट, ठीक है, शेयर कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बीच में हम नहीं बोलते हैं बार बार कि आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि क्या है, बहुत से बच्चों को अभी पता नहीं स्टूडेंट की मतलब किस तरह से पेपर आएंगे। आप सीरीज भी पढ़िए स्टूडेंट, ठीक है, सीरीज को भी आप लोग 1 से 2 बार पढ़िए, लेकिन चैनल से भी आप लोग पढ़ने का पूरा कोशिश करिए, क्योंकि चैनल पे जो है आप लोगों को मैं बुक से क्वेश्चन जो है कलेक्ट करके दे रही हूँ। ठीक है, तो आपके पास क्या है, मल्टीपल क्वेश्चन का जो है भरमार हो जाएगा, सीरीज प्लस आप लोगों का बुक्स। तो ये दोनों आप लोगों के लिए अच्छा। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि थर्ड पेपर के लिए जो वैज्ञानिक लेख का जो थर्ड पेपर है, तीसरा पेपर है, तो उसका सीरीज से आप बिल्कुल मत पढ़िएगा, क्योंकि वो आप लोगों का बीए की जो क्लास है स्टूडेंट, बीए की जो 6 सेमेस्टर की जो क्लास है, और सेकेंड पेपर का जो है उसको कॉपी पेस्ट जो है इसमें कर दिया गया है। तो आप लोग बहुत सावधानी से, लेकिन वैज्ञानिक लेख का जो वीडियो है आप लोगों को मैं चैप्टर वाइज दी हूँ, तो आप लोग उसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। सीरीज को बस 1 से 2 बार आप पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास आप लोगों को और ज़्यादा क्वेश्चन जो आपका, देखिए हमको लग रहा है 10 चैप्टर जो है व्यक्ति विकलांगता से हम मिसलिनियस टाइप के चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिए हैं, और कुछ क्वेश्चन रिमेन है। तो 18 तक आप लोगों का मतलब अधिकतर जो है टॉपिक जो है आप लोगों का हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो 18 जुलाई तक आप लोगों को मतलब 17 तक आप लोगों को फाइनली सिलेबस जो है आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और मॉडल पेपर भी 1 आध 2 हम कोशिश करेंगे। वैसे भी आप लोगों का ये मॉडल पेपर की तरह ही हम चला रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी आप लोग विशेष ध्यान से देखते रहिएगा। जो बीच बीच में हम बातों को जो बोलते स्टूडेंट, उसको भी आप लोग सुना करिए। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप लोग तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।